गहन चिंतन का विषय है साझा किसान मजदूर मोर्चा, जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा और संविधान बचाओ संगठन के साथ मिशन जय भीम के साथ हमने जो कार्यक्रम 23 तारीख को किया, पूरे भारतवर्ष में 500 जिलों में हमने कार्यक्रम किया और उसमें चुनावी प्रक्रिया में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो ठीक है, वो पारदर्शी है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और जो लोग इलेक्शन में जीतते नहीं हैं वो उस पारदर्शिता को, उस प्रोसेस को अब्यूज़ कर रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सफाई जो थी वो कहीं न कहीं अधूरी रह गई। प्रेस के सवाल, देश के मतदाताओं के सवाल और देश के नागरिकों के बहुत सारे प्रश्न वो उसका जवाब नहीं दे पाए, और जिस वजह से हम लोगों को ये मोर्चा बनाना पड़ा और देश में ये बात सही हो गई। सबने कहा कि मान लीजिए अगर इलेक्शन प्रोसेस में जो मतगणना की गिनती है वो अगर मेरी पर्ची, मेरा बैलेट या वो पर्ची से नहीं की जाती है या बैलेट को काउंटिंग नहीं किया जाता है फिज़िकल, तो ये एक बहुत बड़ा आघात पहुंचाएगा देश की डेमोक्रेसी को। उसके कुछ उदाहरण अभी मेरे साथियों ने दिए, मैं भी उनको रिपीट नहीं करूंगा, पर मैं ये ज़रूर कहूंगा कि जिस तरीके से देश के एक स्टेट के सीएम को एक कार्यवाहक सरकार ने, ये मोदी सरकार कार्यवाहक सरकार है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किसके कहने पर ईसीआईआर फाइल की और एक संविधान के चुने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये तो वही बात हुई कि 350 करोड़ का लिकर स्कैम, और उसमें कोई ना सबूत है, ना मनी ट्रेल है, ना कोई एविडेंस है, सिवाय एक बयान के और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जब उसकी हाई कोर्ट में सुनवाई आ जाती है तो मेरे साथी वकील साहब इस बात को एग्री करेंगे कि वो 600 लोगों का सिग्नेचर कैंपेन चला देते हैं उस ध्यान को भटकाने के लिए। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब खुलासा आया तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, और जब उनकी सुनवाई हाई कोर्ट में आई तो उसमें 600 लोगों का सिग्नेचर कैंपेन लगा के एक बेंच फिक्सिंग का मामला बताया गया, जबकि ये मैच फिक्सिंग किसके कहने पे की जा रही है और क्यों की जा रही है, ये देश के किसान, देश के श्रमिक और देश के नागरिक और देश के मतदाता सब देख रहे हैं। अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है इस देश में, और इस देश में एक अभिव्यक्ति की आज़ादी भी नहीं है कि हम अपनी बात को अपने चैनलों के माध्यम से, अपने टेलीविज़न के माध्यम से या लोगों से कर सकें। बहुत सारे लोग हम पर आए, हमसे ये तक पूछा कि आप क्या करेंगे इस चुनावी प्रक्रिया को बदलने के लिए, तो हमने सबसे यही कहा कि हम कोई हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम अहिंसा से इस देश के नागरिकों का हक उनको वापस दिलवाएंगे। आर्टिकल 21 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और जो उस आर्टिकल 19 में आज हम BR अम्बेडकर भवन में बैठे हैं, तो इस संविधान को बचाने के लिए चाहे हमें अपनी जान भी निछावर कर देनी पड़ेगी तो हम करेंगे। देश के किसान, देश के श्रमिक और देश के मतदाता और देश के नागरिक, जो प्रथम नागरिक हैं इस देश के, वो इस देश का मुस्तकबिल डिसाइड करेंगे। और चूँकि किसानों की बातें, ये सरकार 2014 में MSP का वादा करके आई थी। जब चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, तो उन्होंने कहा था, वो MSP कमेटी के चेयरमैन भी थे मुख्यमंत्रियों की, उन्होंने ये कहा था कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊँगा MSP दूंगा, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करूँगा, और मनरेगा मजदूरों को भी जैसा काम मिलता आया है, चलता आया है, वो चलता रहेगा। आज की डेट में सबसे कम मजदूरी गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश में है, जो कि 300 रुपये से भी कम है। तो आप देख लीजिए डबल इंजन की सरकार इस देश में क्या कर रही है। देश के 10,000 परिवार देश के 70% संसाधनों पे कब्जा पा चुके हैं, और देश का 80 करोड़ आदमी 5 किलो राशन पे डिपेंडेंट है। तो ये और कल एक डेटा और आया कि चाइना के बाद हिंदुस्तान तीसरा बड़ा देश है जिसमें बिलियनियर की संख्या या अरबपतियों की संख्या सबसे तेज़ी से बढ़ी।
96 बिलियनियर नए मुंबई में बने हैं और 55 बिलियनियर दिल्ली से निकल के आए, 56 बिलियनियर। तीसरे नंबर पर मुंबई है और 7वें स्थान पर दिल्ली है। तो ये बिलियनियर कैसे बने जा रहे हैं? ये बिलियनियर राज इसलिए है कि किसानों को उनकी आय ना मिले, किसानों को उनकी मकबूल कीमत ना मिले, श्रमिक को 200 दिन का काम ना मिले, 700 रुपये मजदूरी ना मिले, पर उनका शोषण करने वाले कॉरपोरेट्स को सारे संसाधन दे दिए जाएं। कल आपने देखा उड़ीसा में एक और पोर्ट गोपालपुर का अदानी को दे दिया गया। अदानी का पूरा वर्चस्व है, पोर्ट पे ले लीजिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, कोल माइनिंग का ले लीजिए। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में फिर से उनको एक प्रोजेक्ट जो है 1400 स्क्वायर किलोमीटर का दे दिया गया है, जंगल का जो प्रॉपर्टी दे दी गई है कोल संसाधनों को और कोल निकालने के लिए। तो ये देश में ऑर्गेनाइज लूट नहीं तो और क्या है। और किसान इसी बात को उठाता आया है कि जो पिछले 30 सालों में जो हुआ उससे ज़्यादा पिछले 10 सालों में किसान का नुकसान हुआ है। उससे 10 साल में हम फिर 20 साल पीछे चले गए। आज की डेट में अघोषित इमरजेंसी है और देश का मतदाता हो, देश का किसान हो, देश का श्रमिक हो, उसको भरोसा नहीं है अगर ये सरकार दोबारा आ गई तो दोबारा इलेक्शन कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज हम चुनाव प्रक्रिया पे बात ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज हमें चुनावी प्रक्रिया पे बात नहीं करने दी जा रही है, सोशल मीडिया के थ्रू हमें सेंसर किया जा रहा है और उस पर हमारे कंटेंट पे नरेशन लगाई जा रही है, तो आप यकीन मान लीजिए कि 2024 के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। न देश में इलेक्शन होगा, न देश में इलेक्शन कमीशन बचेगा और न देश में किसान बचेगा, न देश का नागरिक बचेगा, न देश का श्रमिक बचेगा। तो हम करेंगे तो करेंगे क्या? तालिबानी रूल हो जाएगा। आपने देखा कि देश में एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं और ये आतंकवादी घटनाएं हमारी लिबरल डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही हैं। आपने अफ़गानिस्तान में देखा, आपने पाकिस्तान में देखा, आपने इजिप्ट में देखा, आपने सब मिडिल ईस्ट में देखा, जगह जगह त्राही मची हुई है, यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है और सब जगह इसी बात का आ रहा है कि एक्सट्रीमिज़म जो है वो मेन स्टेट हो गया है। और ये एक्सट्रीमिज़म अगर मेन स्टेट हो जाएगा तो देश में अहिंसावादी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, अम्बेडकरवादी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, गांधीवादी सोच ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ लड़ाई झगड़ा रह जाएगा और इस लड़ाई झगड़े में इस देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं अपने लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप इस मैसेज को देश देश में जन जन में पहुंचाइए और लोगों से यही कहिए कि लोकतंत्र बचाइए। सबसे बड़ी खामी थी कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स मणिपुर में, भुवनेश्वर में जो पड़े और गिनती हुए वो उनमें काफ़ी अंतर था। 1-2 हज़ार नहीं, 12,000 14,000 से अधिक था। धर्मेंद्र यादव जिस क्षेत्र से बदायूं से लड़े थे वहाँ भी 16,000 जो मत था उसमें अंतर था। ये मशीन द्वारा अगर ये मतलब निकल रहा है तो ये निश्चित तौर से इस पर जांच होनी चाहिए। और मैं आग्रह करता हूं फिर कि जो वीवीपीएटी की जो पर्ची है उसको चुनाव आयोग अभी भी इसको 3 तारीख को सुना जाना था। पता नहीं वो सुना जाएगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एक बार बिना कारण बताए पिछले बार डेट को बदल दिया गया, रजिस्ट्री द्वारा बदला गया। जो कोर्ट सुन रही थी उसको उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और ये 3 अप्रैल को डेट है कि वीवीपीएटी की पर्ची गिनी जाएगी कि नहीं गिनी जाएगी। मैं आग्रह करता हूं पूरे देश की जनता से और चुनाव आयोग से कि उन पर्चियों को गिना जाए और रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले जो एक मिनिमम वो स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं कि इतना गिना जाएगा, उसको पहले गिन के और उसके बाद वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करें। नहीं तो रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के बाद उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं पुनः आग्रह करता हूं पूरे देश से कि इस चुनावी प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, लेकिन इस मांग के साथ जिस मांग के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे थे कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अग्निवीर को तैयार किया गया। अग्निवीर को जो है इसको उनकी जो भर्ती और उनका ट्रेनिंग की प्रक्रिया में उसको रिव्यू करेगा बोलो। देखिए अग्निवीर किस मकसद से, किस तरीके से जो उन्होंने जो तैयार किया गया, देश का जो पूंजीपति है उनके घर के सामने जो सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको चाहिए था थोड़ा सा पढ़े लिखे सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि बाहर से लोग जो है पढ़े लिखे लोग आएगा, उनकी जो दुकान में मॉल में जो सामान खरीदेंगे उसमें पढ़े लिखे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए था। तो उसकी वजह से जो है मुझे ये, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है, ये देश के जो जनता जो जीवित नागरिक है ये आवाज़ उठाना चाहिए इस अग्निवीर के खिलाफ जो है। दूसरा मैं मुद्दे पर आता हूँ, मणिपुर में जो है आज हालत आज भी ख़राब है, बहुत अच्छा नहीं है।
देखिए बीजेपी ने जो है अपनी उम्मीदवार उतारने के लिए उम्मीदवार नहीं मिला, उम्मीदवार जो है ज़बरदस्ती एक रिटायर IPS को खड़ा कर दिया गया। इवन पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो है मणिपुर के एग्जाम्पल लेकर के जो मणिपुर में कोई बीजेपी के लिए कोई वोट जो इस इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है।